हमेशा हमारी याददाश्त में बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ संजोई जाती है, क्योंकि हमेशा हमें क्या देती है, वो इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय देती है। एक ऐसा जॉय, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता चला जाता है। जो एनिमल्स हैं, जो प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, वो वहां पर कैसे रहेंगे भैया, इतनी गर्मी हो रही है तो वहां पर पेड़ जो है उनको छाया प्रदान कर रहे हैं। इनसेंसिटिविटी, जब आप दूसरों को लेकर के सेंसिटिव नहीं हो तो अच्छी बात नहीं है बेटा, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी को आज ले जाना चाहता हूं आज पोएट्री की दुनिया में, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस पोएट्री की दुनिया में जाने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी डिप्रेस्ड फील करता है, हर कोई कभी ना कभी सैड फील करता है, सॉरो फील करता है, कभी अच्छा नहीं लगता, कभी होपफुल नहीं फील करते। तो उन सभी लोगों को क्या है और कौन है जो लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है, लगातार आगे उनको धक्का लगाता जा रहा है, वो जी रहे हैं, वो अपनी जीने की आस को नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और चूंकि ये इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है, यानी कि आप इसमें देखने वाले हो पूरे पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, यानी जैसे आप बोलते हैं सारे फिगर ऑफ स्पीच देखोगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखोगे, और खास क्या है, आप इंट्रोडक्शन भी देखोगे, थीम ऑफ द पोएम भी देखोगे, पोएट के बारे में भी जानोगे, और इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इस ही सेशन में, इसी वन शॉट में आप देखोगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपसे गत वर्षों में, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और टेंटेटिव हैं अगले सालों में आने के लिए। 2024, 25, 26, 27 तक ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो आप लोग भी एंथुसियास्टिक हो जाइए, जील से भर जाइए, उत्साह से भर जाइए, और कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि क्या आप लोग तैयार हैं इस सेशन को शुरू करने के लिए। और मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे इस सेशन की, इसलिए आप सभी समय एक बात कहूंगा कि भैया कॉपी पेन उठा करके रख लो अपने हाथ में, किताब ले लो, खास करके तो किताब में नोट डाउन करते रहना जहां पर जो चीजें जरूरी है। सीधे होकर के बैठना, एकदम लेट करके देखने का कोई फायदा नहीं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा तरीका तुम लोग जानते हो, आदित्य भैया का तरीका क्या है भैया? आदित्य भैया का तरीका है कि सबसे पहले बात करेंगे नाम पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसका नाम है। थिंग यानी कि कोई वस्तु, ब्यूटी यानी कि कोई सुंदरता। ए आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ब्यूटी क्या है आपका? एक नाउन है। ऑफ यहां पर प्रीपोजिशन है। थिंग भी एक नाउन है, यानी कि सुंदरता की कोई एक चीज। लिखी किसने है भाई साहब? जॉन कीट्स ने। आइए जानते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? ये है जॉन कीट्स, जिन्हें आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट में। फिलहाल आपका जो तरीका होता है किताब में कि भैया एक पैराग्राफ लिख दिया जाता है ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, आप वही देख लेते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा बदला है। इनके बारे में पॉइंट्स में बातें जानते हैं। सबसे पहले नाम की बात करें तो इनका नाम क्या है? जॉन कीट्स। लाइफ स्पैन की बात करें तो 1795 से 1821 तक, यानी कि काफी ज्यादा इनकी उम्र नहीं रही। 21 इधर और 5 इधर, तो बोले तो लगभग 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तब भी आज हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि स्कॉलर रहे होंगे। बाद में इनका बर्थ प्लेस क्या था? लंदन। हाँ, ये बात जानने की है कि भैया कहां पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था लंदन में। साथ ही साथ ये जाने जाते हैं रोमांटिक पोएम्स के लिए। इन्होंने अधिकतर रोमांटिक पोएम्स लिखी हैं, इसलिए उनके लिए जाने जाते हैं। और ये जो चैप्टर है ये किस बुक का एक्सेप्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये चैप्टर किस किताब का एक्सेप्ट है। तो आपको बताना है एंडीमियम किताब का नाम है अ पोएटिक रोमांस। क्या नाम है? मैं फिर से बोल रहा हूं, एंडीमियम अ पोएटिक रोमांस। फिर से बोलिए, जो चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसका एक्सेप्ट है? किस किताब का एक्सेप्ट है? वो एक्सेप्ट है एंडीमियम अ पोएटिक रोमांस। आई थिंक आप अब याद कर पाए होंगे, रिटेन ज्यादा समय तक कर पाएंगे। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में आप देखने क्या वाले हैं, किसकी चर्चा होगी। चलिए, इनको क्या बोला गया? ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये जो जॉन कीट्स हैं, इन्हें ब्रिटिश रोमांटिक पोएट बोला गया। लंदन में पैदा हुए तो ब्रिटिश तो हो ही गए, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है जॉन कीट्स। पब्लिश्ड हिज फर्स्ट एपिक पोएम, जिसका नाम है एंडीमियन। कब इन्होंने पब्लिश किया? इस ईयर को याद रखिएगा, 1818 में इन्होंने अपनी किताब को पब्लिश किया। इज अ नैरेटिव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ गॉडेस। बहुत प्यारी पोएम है, रिलेशनशिप बिटवीन अ गॉडेस। किसकी बात करेगा ये चैप्टर? रिलेशनशिप की बात करेगा। किसके किसके बीच में? एक गॉडेस, एक देवी है, और उनका एक ह्यूमन लवर है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ। ये जो पोएम है किस पर बेस्ड है? एक ग्रीक मिथ पर आधारित है, जिसमें एक शेफर्ड था, एक चरवाहा था, जिसको प्यार हो जाता है किससे? मून गॉडेस, जिनका नाम था सेलिन। हालांकि इस चैप्टर में इनको क्या नाम दिया गया? इस चैप्टर में सेलिन को नाम दिया गया है सिंथिया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये जो चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या बताता है हमको? अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लेजर। जो सुंदर चीजें होती हैं, जो खूबसूरत चीजें होती हैं, वो हमें किस तरीके से प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं। एंड एलिविएट सफरिंग एंड सॉरो। कैसे हमारी जितनी भी सफरिंग्स है, जो समस्याएं, हमारा दुख दर्द, सब हर लेती हैं ये सुंदर चीजें, ये खूबसूरत चीजें यहां पर एलिविएट कर लेती है सफरिंग एंड सॉरो। अभी आप सुंदरता को सिर्फ ये मत समझिए कि किसी की सौंदर्य को सुंदरता बोला जा रहा है, नहीं, प्रकृति की सुंदरता की बात होगी, चरित्र की सुंदरता की बात होगी, बहुत सारी सुंदरताएं हैं जिनको आप इस चैप्टर में देख रहे होंगे।
द एपिक पोएम एंडीमियम बिगिंस फेमसली विद द लाइन, ये जो पोएम है एंडीमियम किस लाइन से शुरू होती है? फेमसली, बहुत ज्यादा फेमस है ये लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन यही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आइए जानेंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले थीम देख लेते हैं चैप्टर की। क्या थीम है? द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, ओपनिंग लाइन क्या है? अ थिंग ऑफ द ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ओपनली रिसाइट्स। रिसाइट्स का मतलब क्या होता है? ओपनली बताती है, ओपनली स्पीक्स, ओपनली स्पीक्स। क्या स्पीक कर रही है भैया? ओपनली स्पीक्स द वेरी थीम ऑफ द पोएम। पूरी की पूरी थीम हमको निकल करके आ रही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अपने आप में थीम है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड, ऑलवेज ट्रेजर्ड यानी कि हमेशा उसको धरोहर की तरीके रखा जाता है, जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होता है, इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। कोई भी सुंदर चीज, सुंदरता भी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या क्या सुंदर है। कोई भी सुंदर चीज हमेशा हमारी याददाश्त में बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ संजोई जाती है, क्योंकि हमेशा हमें क्या देती है? वो इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय देती है। एक ऐसा जॉय, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। वो जो हैप्पीनेस है जो हमको मिलती है, वो कभी भी फेड नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी क्षीण नहीं होती है। नथिंगनेस नहीं बदलती, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं हो जाती है। जो हैप्पीनेस है जो हमें मिलती है, जो हमें शांति मिलती है, जो हमें खुशी मिलती है किसी भी सुंदर चीज को देख करके, सुंदर चीज के बारे में जान करके, वो जो मेमोरी है हमारे अंदर, वो जो खुशी की मेमोरी, वो कभी खत्म नहीं होती। जब भी आप उसके बारे में सोचोगे हमेशा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में किसी को बच्चा हुआ, आपने जब उस बच्चे को पहली बार अपने गोद में उठाया, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कितना खास है। उसको कितने ध्यान से आपने उठाया होगा, अरे अरे प्यार से प्यार से प्यार से, ऐसे बच्चे को देखा होगा, कितने खुश हुए होगे, तुम्हारे गाल ऐसे चढ़ गए होंगे। अब तुम जब भी उस मेमोरी को अपने दिमाग में याद करोगे, तुम कैसे खिलखिला उठोगे, तुम्हारे आंसू भी निकलेंगे ना, अगर उसे सोच करके, वो खुशी के आंसू होंगे। वो आंसू भी तुमको क्या देंगे? शांति देंगे कि यार देखो वो कितना छोटा हुआ करता, छोटी हुआ करती थी, गोदी में खेला करती थी, बड़ी हो गई, गोदी में खेला करता था, बड़ा हो गया। जब मैं ये आपसे बोल रहा हूं तो मुझे अपनी भतीजी याद आ रही है, तभी मैं इसको फील कर पा रहा हूं। और मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है, लिटरेचर पढ़ने की चीज नहीं है, फील करने की चीज है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप फील कर पाओ, और आप पूरी कोशिश करना कि जो मैं समझा रहा हूं आप समझ पाओ। फील कर जाओगे बेटा, नंबर तो आ ही जाएंगे, साथ ही साथ तुम जीवन भर याद रख पाओगे इस चीज को। आखिरकार अगर क्लास 12 में कोई चीज पढ़ रहे हो तो जीवन भर याद रहे, तुम इसी से सीख लेकर के अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के छोटे भाई बहनों को सिखा सको, आगे आने वाली पीढ़ियों को बता सको। इससे अच्छा क्या है? जो सीख आज हम सीख रहे हैं वो अगर अपने आगे पीढ़ी पे दे सकें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, सो बोला गया इट नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, कभी भी खत्म नहीं होती। नथिंगनेस यानी कि कभी बेकार नहीं जाएगी ये जो खुशी मिलती है, बट मल्टीप्लाइज, हमेशा बढ़ती रहती है, मैनी फोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। जब भी हमारे दिमाग में ये खुशी वापस आती है, हमेशा ही बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो आई थिंक आपको थीम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपने जान लिया ऑथर के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं पोएम को। अब पोएम के बारे में खास बात यह होती है कि आप कभी भी पोएम को पहली लाइन से समझने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वैसे देखिए। कभी कभी पहली लाइन लिखी जरूर पहली लाइन की जगह होती है, लेकिन शुरुआत चौथी लाइन से करनी पड़ती है उसको समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो भैया राइम स्कीम बनानी है, उनको तो एक पोएम लिखनी है, तो कैसे भी लिखेंगे, पर समझना हमें होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स करना होता है। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब यहां पर एक वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, बोवर। बोवर का मतलब होता है छायादार पेड़। आप देख रहे हो ऐसे छाया पड़ रही है, फोटो में देख रहे हो, ये छायादार पेड़। और जब आप सोचते हो छायादार पेड़ के बारे में, अगर मैं ये फोटो ना भी दूं तो भी आपके आस पड़ोस को कोई बरगद का, पीपल का, अशोक का पेड़, आपके नीम का पेड़ आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ यार वहां पे खेला करते थे ना, एकदम शांति से, एकदम वहां पे कभी कभी कोई बैठ जाता था, वहां पर पानी पीते थे। कोई ना कोई पेड़ जरूर याद आएगा। कोई नहीं याद आएगा तो वो पेड़ जरूर याद आएगा जहां पर बरगदाई में मम्मी के साथ जाते हो और जाकर के मम्मी वहां पे रस्सी बांधती है चारों तरफ, है ना, बरगदाई करती है, वो पेड़ जरूर याद आता होगा क्योंकि उसके नीचे भी छांव रहती है। आइए, A thing of beauty is a joy forever. कोई भी ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल है, जो हमें सुंदरता प्रदान करती है, जो सुंदर है, is a joy forever. वो हमें हमेशा जॉय देती है, हमें हमेशा आनंद देती है, और हमेशा आनंद देती है के साथ ही साथ इट्स लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो माधुर्य है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता जाता है, इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता रहेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। किसी भी सुंदर चीज की, जो मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कोई नसीहत दी, वो नसीहत एक सुंदर चीज है, वो जो मम्मी ने आपको नसीहत दी आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, शायद उसके बाद भी रहे, है ना, अगर आपने उसको मान लिया। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ भी करना,
कभी चोरी मत करना बेटा, कुछ भी करना है ना, बड़ों का सम्मान हमेशा करना। ये बातें क्या, ये सुंदर बातें हैं, ये बातें ट्रेजर करने लायक होती हैं, जो महात्मा लोग हमको सिखाते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो, बड़ों का आदर करो, है ना, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ रहो। गीता जो हमें सिखाती है, कुरान जो हमें सिखाती है, महाभारत जो हमें सिखाती है, ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। आप धीरे 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 जानोगे क्या क्या ब्यूटीफुल है। आपका जो नजरिया है वो बड़ा होता चला जाएगा। यार ब्यूटी में ये भी तो आ गया, अरे ब्यूटी में ये भी तो आ गया, अरे पूरा संसार ब्यूटी में आ गया। वो जो चांद तारे आप देखते हो कितने अच्छे लगते हैं, अरे कितना सुकून मिल रहा है रात को, 4-5 तारे, अरे ऐसे करके कुछ बन रहा है, सब तो इसी बनाने की कोशिश करते हो आप। चलिए, पास इनटू नथिंगनेस, ये जो सुंदरता है कभी भी नथिंगनेस में कभी खत्म नहीं होगी, बट विल कीप अप ओवर क्वाइट फॉर अस। और अब यहां पर तुलना करी जा रही है, क्या तुलना करी जा रही, सुंदरता की तुलना की जा रही है, बल्कि जैसे बोअर, जैसे कि एक छायादार वृक्ष होता है ना, उसके नीचे अगर कोई पथिक है जो धूप से आ रहा है, जो प्यासा है, वो अगर आकर के बैठ जाता है, उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो शांति मिलती है, अगर उसमें कुछ फल भी है, फल तोड़ करके उसका जो पेट भर जाता है, कोई जूसी फल है, सेब है, आम है, तो कितना उसको राहत मिलती है, उसी राहत से तुलना की जा रही है अबोर क्वाइट फॉरेस्ट, कि जिस तरीके से एक शेडी पेड़ होता है ना, एक छायादार वृक्ष होता है, उसके नीचे क्या होता है, हमको शांति की प्राप्ति होती है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और वहां पर जब आप सोगे ना, तो इतनी गजब की नींद आएगी, जब बढ़िया हवा चल रही होगी, आप बढ़िया एकदम शेड वाले पेड़ के नीचे, है ना, वहां पर आप छाया में सो गए हो, बढ़िया हवा चल रही है, कितनी प्यारी नींद आएगी। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वहां पर आपको ऑक्सीजन कितना ज्यादा मिलेगा। आप सभी जानते हो कि भैया आजकल ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि भैया बहुत सारी गैसेस जो है हमारे वायुमंडल को गंदा कर रही है, लेकिन एक पेड़ के नीचे आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। वो आपकी हेल्थ को भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी उस जगह पर सोने से, क्योंकि आप लगातार ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होंगे, वो भी प्योर ऑक्सीजन को, है ना। तो यहां पर तुलना की जा रही है कि उसी तरीके जैसे एक पेड़ के नीचे कोई पथिक अगर सो जाता है तो उसको हेल्थ मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध मिल रही है, उसको शांति भरी नींद मिलती है क्योंकि वहां पर अच्छी हवा चल रही है, और इतनी धूप में जब छाया में आप लेटोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी। ये सभी चीजें आपको कब मिलती हैं, उन सब चीजों से भी मिलती हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। तो यहां पर क्या कराया जा रहा है, तुलना कराई जा रही है। तो अब बोवर क्वाइट यहां पर क्या यूज किया जा रहा है, यहां पर यूज किया जा रहा है मेटाफर। हालांकि आगे मैं लिटरेरी डिवाइसेस एक साथ आपको सारे समझाऊंगा, पर तब भी देख लो बोवर क्वाइट में क्या यूज किया जा रहा है, मेटाफर यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएं, अगर आपको कोई भी समस्या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे आदित्य.तिवारी में बता देता हूं, आदित्य.तिवारी@adda247.com। आप लोग इस पर मुझे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। कोई बात ना समझ में आए या कोई और एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो किसी भी लाइन का, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसी लाइंस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सब पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है ना, ये सारी पीडीएफ मिलेगी, इसको पढ़ करके आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. कितना प्यारी लाइन लिखी है, आइए समझते हैं। Therefore का मतलब होता है क्या, Therefore बोले तो इसलिए। अब फिलहाल आपको पहली लाइन से नहीं समझना, यहां पर आकर देखो, स्पाइट ऑफ का मतलब है इन स्पाइट ऑफ। भले ही हमारे जीवन में कितने डिस्पोंडेंस है, कितनी ज्यादा डिप्रेशन में है हम लोग, है ना, भले ही इन ह्यूमन डर्थ हो गई। डर्थ का मतलब होता है बेटा लैक्यूना, कमी, है ना। जो लोग हैं कितने इनह्यूमन हो गए हैं, उनके अंदर से ह्यूमैनिटी खत्म होती चली जा रही है। नोबल नेचर्स की कमी हो गई है, वो नेचर्स जो एंथुसियाज्म, दूसरों की हेल्प करना, है ना, स्वार्थ को दूर रख के निस्वार्थ काम से दूसरों के साथ रहना, है ना, टीम में काम करना, अपना भला ना सोचना, सबका भला सोचना, ये नोबल नेचर्स की कमी हो गई है। इन ह्यूमन डर्थ, जो ह्यूमंस के अंदर ह्यूमैनिटी आ गई है, ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमैनिटी चली गई है, ये सभी कारण हैं। और ग्लूमी डेज, हम लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में भैया दुख भरे दिन आते हैं। कभी पेपर में नहीं निकला, कभी पापा ने डांट दिया, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी नौकरी छूट गई, कुछ भी हो सकता है यार, है ना, कभी जिससे शादी की थी वो नहीं छोड़ के चला गया, कभी जीवन में किसी कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, परलोक से धार गया, तो दुख भरे दिन भी आते हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेट्स, ये जो OER लिखा है ना, ये ओवर लिखा हुआ है, OVER, ओवर लिखा है, ओवर डार्केंड वेट्स। भले ही और अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, भले ही लोग अपने कैसे कैसे तरीके निकालते हैं अपने काम करवाने के लिए, अनहेल्दी वेज निकालते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, और अपने अनहेल्दी वेज से क्या करते हैं, काम निकलवाते हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our darkest spirits. भले ही हमारे जीवन में क्या है, डिप्रेशन है, भले ही हमारे जीवन में भैया इनह्यूमैनिटी आ चुकी है, भले ही हमें दुख भरे दिन देखने पड़ते हैं, भले ही नोबल नेचर्स की कमी आ चुकी है, भले ही लोग धोखा देने लगे हैं, दूसरे का फायदा उठाने लगे, लेकिन तब भी
हम मरना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यार ये जिंदगी खत्म करते हैं, यार अपने आप को गोली से मार लेते हैं, अपना जीवन को खत्म करते हैं। हम तब भी जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं आखिरकार? बिकॉज ऑन एवरी मोरो यानी कि फॉलोइंग डे, आने वाला दिन फॉलोइंग डे को बोला जा रहा है। बिकॉज ऑन एवरी मोरो, हर अगले दिन, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस द अर्थ। ऐसा लगता है मानो ये जो अर्थ है, ये जो माता है ना, धरती माता है, ये हमको क्या कर रही है? सुंदर सुंदर चीजें दिखा करके एक फूल की माला से हमको लपेट ले रही हैं और हमको सुख प्रदान कर रही हैं, हमको आनंद प्रदान कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? भले कितना ही हमारे सामने क्या है भैया, डिप्रेशन आ रहा है, नौकरी छूट रही है, नौकरी नहीं लग रही है ना, आप पेपर दे रहे हो, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हो, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, घर में डांट पड़ रही है, दोस्त नहीं बन रहा है, डिप्रेशन है, इंट्रोवर्ट हो गए, बहुत सारी चीजें, कोई दोस्त नहीं बना रहा है। इतने सारी चीजों के बावजूद भले आपको दुख मिल रहा है, भले लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, भले ही लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, लेकिन तब भी आप नहीं चाहते, क्योंकि ये जो अर्थ है रोज कभी कुछ ना कुछ दिखा करके आपको हर अगले दिन, हर फॉलोइंग डे, हर अगले आने वाले दिन आपको क्या रीडिंग, मतलब कि मानो जैसे रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को घेर लेना, जैसे ये फूलों की माला की तरीके हमको क्या कर लेती है? घेर लेती है। ठीक है ना? रीडिंग यानी कि सराउंड या फिर इनसर्कल कर लेती है हमको सुंदर चीजों से। और इन स्पाइट ऑफ इतनी सारी बुरी चीजों के, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ना कुछ ऐसी सुंदरता की चीज होती है, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारी जो भी डार्क स्पिरिट हो जाती है, हमारे सोचने समझने में एकदम निगेटिविटी आ जाती है, उन सभी में से जो पाल का क्या मतलब बेटा? डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस। हालांकि पाल का एक्चुअल मीनिंग होती है डार्क क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स, डस्ट, लेकिन यहां पर इसकी मीनिंग क्या है बेटा? डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस। हम भले ही कितने गमगीन बादलों से घिरे हो, लेकिन तब भी ये संसार, ये धरती हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसा सुंदर सा रख देती है कि उसको देखने के बाद या उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद हम फिर से उल्लास से भर जाते हैं। कभी हम डिस्पॉन्डेंस में होते हैं तो किसी दोस्त की कोई बात अच्छी लग जाती है, कभी बुरा लग रहा होता है तो आदित्य भैया की कोई बात ऐसी होती है कि हाँ यार जिंदगी तो अच्छी है ना, 4 दिन की जिंदगी हंस करके जीते हैं। कभी मम्मी कोई ऐसा सुझाव दे देती, कोई बात नहीं बेटा, अगले पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कभी पापा बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, अच्छा लगता है, चलो पापा नंबर अच्छे नहीं आए फिर भी पापा बाहर ले गए। ये सभी क्या चीजें? अर्थ का सब पार्ट है ना, जीव जंतु पापा मम्मी सब अर्थ का ये पार्ट है। ये अर्थ कुछ ना कुछ करके हमको क्या दे देती है? एक फिर से प्रलोभन दे देती है और हम फिर अपने आप को खुशनुमा बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए एक बार इसको और अच्छे समझते हैं। द पोएट सेज, पोएट बोल रहा है या पोएट बोल रहे हैं, दैट एवरी डे, हर दिन, इट इज द ब्यूटी, ये सिर्फ सुंदरता है, विच फिल्स अस विद द स्पिरिट ऑफ लव, स्पिरिट ऑफ लव, ये सिर्फ सुंदरता है जो हमें भर देती है जुनून से, जीने के जुनून से भर देती है। इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड द डिजायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। ये सिर्फ सुंदरता है, भले ही हमारे इर्द गिर्द क्रूअल पीपल हैं, बुरे लोग हैं, सैड मोमेंट्स हैं, तब भी हम जीना चाहते हैं। सो हियर द पोएट वांट्स टू से, यहां पर पोएट क्या कहना चाहते हैं? दैट विदाउट ब्यूटी, अगर इस संसार में सुंदरता ना हो, द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, ये पूरा का पूरा संसार क्रूअल, बुरे लोगों से भर जाएगा। सैड और ग्लूमी मोमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ दुख भरे मोमेंट्स होंगे, दुख भरे क्षण होंगे हमारे जीवन में। इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये वही सुंदरता है जो ईश्वर ने बना करके हमें दी है, which helps us to remove the sadness from our hearts। ये वही सुंदरता है जो ईश्वर ने हमको दी है, ईश्वर ने हमको दी है, दान स्वरूप दी है, वरदान स्वरूप दी है, जो हमारे दिलों से, हमारे हार्ट्स से बुराई को दूर रखती है, हमारे हार्ट से निगेटिविटी को दूर रखती है। अगले पैसेज पर चलते हैं। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अभी तक सुंदरता सुंदरता चल रहा है, अब क्या है वो सुंदर चीजें? आखिरकार किसको सुंदर बोला जा रहा है? अब एग्जाम्पल देकर के तो बताओ। तो जॉन कीट्स अब एग्जाम्पल देंगे आपको, such as sun, moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple sleep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। समझ रहे हैं? आइए अब तो समझाएंगे, तब समझेंगे ना। सच द सन, कौन कौन सी सुंदर चीजें हैं? जैसे कि सूरज बनाया, चांद बनाया, सब सुंदर चीजें हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, अब देखो एक होता है ऑक्सीमोरन और एक होता है एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स अगल बगल में होते हैं, और एंटीथेसिस होता है जब स्टेटमेंट्स अगल बगल होते हैं और वो अपोजिट होते हैं। तो ट्रीज ओल्ड एंड ट्रीज यंग, यहां पर ट्रीज लिखा नहीं है, छुपा हुआ है, लेकिन ट्रीज को ही बोला जा रहा है, तो यहां पर एंटीथेसिस होगा, ऑक्सीमोरन नहीं होगा। क्या है ये? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है, पार्ट्स नहीं बेटा, फिगर ऑफ स्पीच में आ जाता है। तो कौन कौन सी वो सुंदर चीजें? आपके लिए सूर्य है, आपके लिए चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड है ना, जवान पेड़ हैं, कुछ वृद्ध पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो हमारे लिए क्या है भैया? शेडी बून, जो हमको क्या दे रहे हैं? शेड प्रदान कर रहे हैं। शेडी बून, उनका जो शेड है वो हमारे लिए वरदान की तरीके। बून का मतलब क्या है भैया? वरदान। बून का मतलब क्या होता है? वरदान होता है। ये जो पेड़ है हमको क्या दे रहे हैं? शेडी बून दे रहे हैं। शेडी यानी कि हमको छांव दे रहे हैं। जैसे
वरदान में मिली उनको। साथ ही साथ फॉर सिंपल शीप, शीप का मतलब यहां पर क्या है, कोई भी इनोसेंट क्रिएचर है जो, उसको शीप बोला गया है। आप, हम, कोई भी जानवर है जो इनोसेंट, उन सभी के लिए यूज किया है। फ्रॉम, फॉर सिंपल स्लीप एंड सच आर डेफोडिल्स, और जैसे डेफोडिल्स होते हैं, ये है आपके डेफोडिल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं राइट में मेरे, सॉरी लेफ्ट में, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ये जो डेफोडिल्स हैं कितने ग्रीन वर्ल्ड में है ना, चारों तरफ हरियाली होती है, जहां जंगल होता है या फिर जहां पर पौधे होते हैं, देख रहे हो हरा 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 है, उसके बीच में दिखाई दे रहे हैं डेफोडिल्स। आर एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। रिल्स का मतलब क्या होता है, रिल्स का मतलब होता है पतली सी धारा, पतली जल धारा, पतली जल धारा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिल बोलेंगे, रिल्स बोलेंगे। और यहां पर रिल्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम। और यहां पर और एक शब्द आया है, देमसेल्व्स कूलिंग कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है, कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, है ना। कोवर्ट ऑपरेशन सुना होगा, इंडिया ने पाकिस्तान में किया कोवर्ट ऑपरेशन, उरी कोवर्ट ऑपरेशन, है ना। तो जैसे इतनी सारी गर्मी होती है, लिखा है ना, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। इतनी गर्मी होती है जंगलों में कि जो आम आदमी है, मान लो वहां से गुजर रहा है, या फिर जो वहां के क्या बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, वो वहां पर कैसे रहेंगे भैया, इतनी गर्मी हो रही है। तो वहां पर पेड़ जो है उनको छाया प्रदान कर रहे हैं। वहां पर जो एक पतली सी धारा है, रिल्स यानी कि क्लियर रिल्स, एक पतली सी धारा है जो कहीं ना कहीं से गुजर रही होगी, भले वो दिख नहीं रही है, भले वो कोवर्ट है, लेकिन वो क्या कर रही है, कूलिंग कर रही है, उस एरिया को ठंडा कर रही है। वो ठंडी जल की धारा, क्योंकि वो कोवर्ट है, उस पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वो ठंडी है, और वो आसपास के माहौल को क्या कर रही, ठंडी कर रही। वहां पर आकर के जो क्रिएचर्स हैं आके बैठ जाएंगे और ठंडक महसूस करेंगे। अगर आप पेड़ के नीचे चले जाओगे तो ठंडक महसूस करोगे, डेफोडिल्स को देखोगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, आप आनंदित हो जाओगे। गेंस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, है ना। ब्रेक का मतलब है अ प्रोसेस टू स्लो डाउन, यानी कि जो मिड फॉरेस्ट है ना, उसको, वहां की गर्मी को क्या कर रही, स्लो डाउन कर रही है, उसकी गर्मी को हल्का कर रही है, ताकि आप को परेशानी ना हो, जो वहां पर क्रिएचर्स हैं उनको परेशानी ना हो वहां पर रहने में। चलिए इसको भी फिर से एक्सप्लेन करते पूरा। Here the poet, जो पोएट है जॉन कीट्स, डिस्क्राइब कर रहे हैं द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, उन सभी ब्यूटीफुल थिंग्स को जो अर्थ पर प्रेजेंट है, जैसे कि सूरज, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि पेड़, जैसे कि फ्लावर्स एंड द रिवर्स। पोएट सेज, पोएट कहता है, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ। ये सभी की सभी चीजें अर्थ के द्वारा, धरती माता के द्वारा, धरती के द्वारा हमको क्या दी गई, बेस्टोड की गई, हमको दी गई है, वरदान स्वरूप दी गई हैं। ही फर्दर डिस्क्राइब्स, और डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे, दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड, की जो पेड़ है वो हमको शेड प्रदान करते हैं, छांव प्रदान करते हैं। फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी, जो फ्लावर्स है वो हमको ब्यूटी देते हैं, हमको सुंदरता देते हैं। एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस, और जो नदियां हैं वो हमको ठंडक प्रदान करती हैं ड्यूरिंग द हॉट समर्स, गर्मी के दिनों में। ऑल दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बून फॉरेस्ट। ये सभी की सभी चीजें क्या है, ब्यूटीज ऑफ नेचर है। ये सभी की सभी चीजें प्रकृति का सौंदर्य है, जो हमें किसने दिया है, जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमें धरती ने दिया है, बून की तरीके, वरदान की तरीके। चलिए लास्ट पैसेज को देखते हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, स्प्रिंकलिंग विद अ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have read or heard, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब देखो यहां पर आप राइम स्कीम देखना, ब्लूम्स डूम्स, ये एक हो गया ए, डेड रेड बी, ड्रिंक ब्रिंक सी। तो राइम स्कीम हो गई। राइम स्कीम क्या होती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। फिर से बोले, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो माही पाही, ये तो दो चौपाइयां बोली मैंने सुंदरकांड से, हनुमान जी के लिए बोला गया। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, हर काम आप कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए कठिन है। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो कोई नहीं कर सकता वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपकी कृपा से संपूर्ण किया जा सकता है, वो भी आपकी कृपा से पाया जा सकता है। तो माही पाही जैसे कि दो क्या है, राइम है ना, लय एक जैसी है, वैसे ही ब्लूम्स डूम्स ये दोनों की सेम है, डेड रेड इन दोनों की सेम है, और ड्रिंक ड्रिंक इन दोनों की सेम है। तो यहां पर राइम स्कीम क्या हो जाएगी, राइम स्कीम हो जाएगी इसमें ए बी सी। ये भी चीज सीख ली आपने। चलिए अब अर्थ समझते हैं, हटा दिया इसको। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, अभी कह रहे हैं, अभी और सुनो, अभी तो हमने सुंदर चीजें बताना शुरू की, अभी और सुंदर चीजें बता रहे हैं। और क्या सुंदर चीजें बता रहे भैया, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो मस्क रोज है उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्प्रिंकलिंग है ना खुशबू, वो हमको क्या देती है, सुंदरता प्रदान करती है। एंड सच टू द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स we have imagined for mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। और भैया ग्रैंड्योर जो कौन, जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट लोग, माइटी यानी कि इनॉर्मस, इमॉर्टल, नेवर डाइंग, और ब्रिंग का मतलब है एज,
वो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जिनका बहुत महत्व हुआ करता था सोसाइटी में, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, साथ ही साथ माइटी डेड, माइटी यानी कि वो महान लोग जो अपने मृत्यु को पधार गए, मृत्यु को सिधार गए, कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए अपने देश के लिए या फिर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, उनकी जो टेल्स हैं, यानी कि उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, साथ ही साथ दैट वी हर्ड और जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो भी सुंदरता है। इसीलिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ ऐसी चीज की भैया अपने बड़ों का आदर करो, यह भी सुंदरता है। आपके मम्मी पापा आपको कुछ सिखाते हैं, आपका टीचर कुछ सिखाते हैं, आपका दोस्त आपको कुछ ऐसा बोल देता है जो लगता है यार जिंदगी में ये काम आएगा, ये सब की सब सुंदरता के उदाहरण है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सब के सब हम पर कैसे मिल रहे हैं? pouring unto us from the heavens bring, ये सभी की सभी चीजें एंडलेस फाउंटेन की तरीके हैं। एंडलेस फाउंटेन एक ऐसा झरना जो बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, सुंदरता रूपी झरना हमारी तरफ बहता ही जा रहा है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा। इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? ब्यूटी है यहां पर इमॉर्टल ड्रिंक। क्वेश्चन आपसे पूछा गया इमॉर्टल ड्रिंक किसे बोला गया? तो ब्यूटी, सुंदरता को इमॉर्टल ड्रिंक बोला गया है कि भैया सुंदरता कभी खत्म नहीं होने वाली है। एन एंडलेस फाउंटेन, एक कभी ना खत्म होने वाला झरना हमारी तरफ बह रहा है। इमॉर्टल ड्रिंक सुंदरता का। पोरिंग, पोरिंग यानी कि हम पर उड़ेला जा रहा है। मान लो अगर यहां पर कप है, कप में आप चाय डालो तो यू आर पोरिंग द टी इनटू द कप, यू आर पोरिंग द टी, चाय को डालना यानी कि पोरिंग। तो उसी तरीके से हम पर उड़ेला जा रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कहां से? स्वर्ग के किसी कोने से। ब्रिंक का क्या मतलब? ब्रिंक का मतलब एज है। अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग के किसी किनारे से हम पर यह सुंदरता रूपी जो क्या बोलते हैं कि इमॉर्टल ड्रिंक है ना, हम पर क्या किया जा रहा है? बरसाया जा रहा है। सभी को क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलो। The poet further carries on with the description of the beautiful things, और बता रहा है पोएट की क्या और ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारे बीच। such as the beautiful musk rose which have such a nice fragrance, जैसे कि हमारा जो मस्क रोज होता है उसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी होती है, स्प्रिंकलिंग होती है, सभी को खुशहाल कर देती है। एंड देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स, फिर उसके बाद वो जो स्टोरीज है माइटी वॉरियर्स की, है ना, जो महान योद्धा हुए, जो भैया अपने लिए जान न्यौछावर कर गए, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, लोगों की भलाई के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए, फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी। He says that these beautiful things are the gifts from the God, कहते हैं ये सभी सुंदर चीजें क्या है? भगवान की तरफ से हमें गिफ्ट दी गई हैं। एंड दे आर लाइक अ नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है? नेक्टर का मतलब होता है बेटा अमृत, ठीक है ना। नेक्टर का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमॉर्टल, और ये जो सुंदर चीजें हैं ये इमॉर्टल हैं, कभी खत्म नहीं होंगी। पहली लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, हमेशा जॉय उसका बढ़ता रहेगा। गिव अस अ रीजन टू लिव, और ये सभी सुंदर चीजें हमको जीने का कारण देती हैं कि हमें आखिरकार क्यों जीना है, हमें आखिरकार क्यों आगे बढ़ते रहना है। ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन अवर लाइफ, भले ही हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, पर तब भी हमको ये रीजन देती हैं खूबसूरत चीजें कि हम आगे बढ़ते रहें, हम अपने जीवन को और आगे लेकर के जाएं और खुशी खुशी इस जीवन को यापन करें, ठीक है ना। यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर खत्म होता है। लेकिन अब आप देखोगे क्या जो यहां पर यूज हुए हैं, क्या पोएटिक डिवाइसेस। एलिट्रेशन में कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं, जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है वहां पर क्या होता है? एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर। अब देखो, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट क्लोज टुगेदर, जो पास पास यूज किए गए हो उनको बोला जाता है भैया एलिट्रेशन। जैसे कि स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, देखो यहां पर एस यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, दो बार रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। बैंड ऑफ ब्लाइंड, भैया बी दो बार यूज हो गया। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल का एन, नेचर्स का एन, दो बार यूज हो गया। सम शेप, सम का एस, शेप का एस, दो बार यूज हो गया। फॉर सिंपल शेड, यहां पर दो बार एस यूज हो गया। दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कोवर्ट, दो बार सी यूज हो गया। हैव हर्ड, यहां पर दो बार एच यूज हो गया। क्या हो गया? एलिट्रेशन है, जिसको आप बोलते हो अनुप्रास अलंकार। बोलते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो यहां पे बार बार खा 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 आ रहा है, एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। यहां पर समझ वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, यहां पर एलिट्रेशन नहीं रिपीटिशन है। देखो जब लेटर का रिपीटिशन हो, खास करके कॉन्सोनेंट लेटर का, है ना, कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन हो तो एलिट्रेशन है। जब वर्ड का रिपीटिशन हो एक ही सेंटेंस में तो वहां पर क्या आता है भैया? रेपिटिशन ही बोला जाता है उसको, है ना, वहां पर क्या बोला जाता है? उसको रेपिटिशन ही बोला जाता है। जब वर्ड का रिपीटिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेपिटिशन ही बोलते हैं। और सुनो, वर्ड का रिपीटिशन हो तो रिपीटिशन बोला जाएगा, लेकिन अगर एक वर्ड है जो रिपीट तो हो रहा है लेकिन हर अगली लाइन में रिपीट हो रहा है, मान लो यहां पर शुरुआत में आया फिर अगली लाइन में शुरुआत में आया, तो यहां पर क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया अभी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है।
इन सब में तो तुम समझ गए ना एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है तो वहां पर एलिट्रेशन है। अगला क्या यूज हुआ है भैया, एनाफोरा। देखो एनाफोरा आ गया। अगर दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, क्या बोला मैंने, दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, अब देखो मैं तुमको बहुत प्यार तरीके से समझाने वाला हूं। अगर दो कंसेक्यूटिव लाइंस में यूज हो रहा है सेम वर्ड, वो भी शुरुआत में ही, तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एनाफोरा। दो होते हैं, एक हो गया भैया तुम्हारा एनाफोरा, और एक जो तुमको परेशान करेगा वो है रिपीटिशन। इन दोनों में अंतर क्या है, रिपीटिशन बेटा वहां हो जाएगा जब एक ही सेंटेंस में एक वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए। जैसे कि यहां पर देखो ऑफ है, यहां पर भी ऑफ आ गया, तो एक ही सेंटेंस है, ऑफ दो बार आ गया, तो इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में ही किसका यूज हो गया भैया, रिपीटिशन का यूज हो गया। लेकिन इन दोनों सेंटेंस की जब बात करोगे तो यहां पर पहला सेंटेंस भी ऑफ से शुरू हो रहा है, दूसरा सेंटेंस भी ऑफ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। यानी कि जब दो लाइंस, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस लगातार कंसेक्यूटिव, किससे शुरू होते हैं भैया, लगातार अगर कंसेक्यूटिव वर्ड शुरू हो रहे हैं एक ही वर्ड से और उनका पहला वर्ड सेम है, तो आप क्या बोलोगे, एनाफोरा है। और अगर एक ही लाइन में किसी चीज का दो बार यूज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, रिपीटिशन है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस लाइन में ऑफ यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये रिपीटिशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है बेटा क्या, मेटाफर। मेटाफर होता है जब तुलना की जाती है दो चीजों की, लेकिन एज, सो और लाइक का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता, एज, सो और लाइक, इन तीनों चीजों का यूज नहीं होता। वहां पर क्या होता है, मेटाफर। सिमली चाची कौन है, जो तुलना कराती है, फलाने का लड़का तो हमारा लड़का ज्यादा नहीं कमाते हैं, फलाने का लड़का तो हमारा लड़का ज्यादा सुंदर नहीं है। तो तुलना जब कराई जाए तो वहां पर सिमली चाची हैं और तीन उनके बच्चे हैं, ऐसो और लाइक, ये भी तुलना कराते हैं। मम्मी से सीखा है इन्होंने, अपनी चाची से, मम्मी से। अब उसी तरीके मेटाफर चाचा है भैया, वो बाल ब्रह्मचारी, खुद चले आते हैं तुलना कराने के लिए। तो देखो, an expression often found in literature that describes a person or object by referring to something that is considered to have similar characteristics to the person or object। तो ऐसे तुम नहीं समझोगे, हमको पता है ना, एग्जांपल्स तुमको ज्यादा समझा पाते हैं चीजों को। जब दो चीजों के बीच में तुलना हो रही हो उनके किसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण, वहां पर मेटाफर है। जैसे कि बोवर क्वाइट, बोवर क्वाइट। अब आखिरकार बोवर क्वाइट का यहां पर क्या मतलब है, बोवर, कामनेस ऑफ अ बोवर इज कंपेयर्ड। यहां पर देखो क्वाइट, शांति तो आपको कौन देता है भैया, आप अगर पेड़ की छांव के नीचे हो तो भी आपको शांति मिलेगी, और इस चैप्टर में आपको बता रहे कि अगर आप सुंदर चीजों के पास जाओगे तो भी शांति मिलेगी। इसलिए बोवर यानी कि जो पेड़ की छांव है उसको किससे रिलेट किया गया, उसको रिलेट किया गया ब्यूटीफुल थिंग से। तो यहां पर जो बोवर वर्ड है वो क्या है भैया, ब्यूटीफुल थिंग। अरे कौन सा कलर ले लें, हाँ, बोवर क्या है भैया यहां पर, ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग्स, उनको क्या बोला गया, बोवर बोला गया। तो यहां पर सीधे सीधे क्या की, दो वर्णों की तुलना, दो चीजों की। विद आगे क्या है भैया, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। तो यहां पर द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू द अर्थ। अब रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, यहां पर जो फ्लावरी बैंड है ना वो भी क्या है भैया, ब्यूटीफुल थिंग्स को ही बोला गया है कि भैया ब्यूटीफुल थिंग्स हमको क्या करती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स को यहां पर बोला गया है भैया क्या, फ्लावरी बैंड। पाल यहां पर क्या है, पाल यूज किया गया है भैया जो सैड, या फिर आप बोल सकते हो जो निगेटिव थॉट्स होते हैं। कैसे, निगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे मन के अंदर है ना, जो सैडनेस है, उसको रिलेट किया गया किससे, पाल से। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब यहां पर क्या भैया, इमॉर्टल ड्रिंक क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक यहां पर एक ही चीज है, ब्यूटी, इसी को बोला गया है इमॉर्टल ड्रिंक। यानी कि दो चीजों की तुलना, इमॉर्टल ड्रिंक जो कभी खत्म नहीं होती और सुंदरता भी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए यहां पर इमॉर्टल ड्रिंक की तुलना की गई है सुंदरता से, और मेटाफर का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। इमेजरी, इमेजरी यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जो पढ़ो जब आप उसको तो आपके मन में उसकी पिक्चर बन जाए। क्या बन जाए, पिक्चर बन जाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ऐसा लग रहा है कोई चीज हमको बांधे हुए है। तो भैया फीलिंग आ रही ना, आंखों में तुम्हारी फोटो बन रही है। ट्रीज गिविंग शेड, जैसे मैंने बोला पेड़ जो छाया दे रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में फोटो बन गई, यानी कि ये क्या है, इमेजरी है। तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दे, वही इमेजरी है। साथ ही साथ स्प्राउटिंग अ शेडी मून, क्लियर रिल्स, आपको क्लियर रिल्स बोला, अगर मैं क्लियर रिवर्स बोल दूं, रिल्स का मतलब तुम्हें नहीं पता है, अगर मैं बोलूं क्लियर रिवर्स, इसका मतलब तुम्हें नदी दिखेगी। क्या भैया, ऋषिकेश में एकदम गंगा बह रही, एकदम साफ साफ पानी दिखाई दे रहा है। क्लियर रिल्स यानी कि पतली एकदम धाराएं हैं पानी की, बिल्कुल साफ है। उसी तरीके ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स, इन सभी जगह क्या यूज हुआ है भैया, इमेजरी यूज हुई है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग एमसीक्यूज में। आपने क्या देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, पोएट के बारे में देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, थीम देख लिया, अच्छे से समझ लिया ये सब चीजें, पोएटिक डिवाइसेस सारे समझ लिए। अब क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। आइए, अब पढ़ना तो पड़ेगा नहीं, बस इतना देख लो भैया कहां पर आया, 2021 में आया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग, ठीक है, समझ जाओगे तुम। अभी चैप्टर पढ़ के आए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ।
हाँ, जब पेपर में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन द अंडरलाइन वर्ड्स बी रिप्लेस्ड विद डिस्पोंडेंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको डिस्पोंडेंस से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, यानी कि आपका जो डिप्रेशन है वो किस चीज से दूर भाग सकता है, क्या ऐसा करो कि आपका डिप्रेशन चला जाए। अ मैन पेस्ड अबाउट द रूम शोइंग, कोई आदमी बहुत तेजी तेजी से कमरा दिखा रहा है, इससे क्या उसका डिस्पोंडेंस दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर होगा? नहीं होगा। अ चैट विद अ क्लोज फ्रेंड, अगर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर लोगे तो आपके सारे ब्लूज, आपकी जितनी भी निगेटिविटी दूर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। आपको उस ऑप्शन को पिक करना है जो निगेटिव नहीं, अनहेल्दी यानी कि निगेटिव वर्ड हो गया, ओवर डार्केंड मतलब कि निगेटिव हो गया। आपको चूज करना जो ना हो, तो निगेटिव का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव चीजें ढूंढ लो भैया। इगोइस्टिक क्या है भैया, अपने आप में निगेटिव वर्ड है। करप्ट क्या है भैया, अपने आप में निगेटिव वर्ड है। इविल क्या है, अपने आप में निगेटिव वर्ड है। बचा क्या, अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई समस्या परेशानी हुई? इसको अगर आप वैसे लिटरली समझना चाहते हो कि आपको बताना था एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो अनहेल्दी वेज और ओवर डार्केंड वेज का तरीका ना हो, कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, इसमें इविल कर रहे हो, इसमें करप्शन कर रहे हो, इसमें आप क्या बोलते हो, इगोइस्टिक हो और दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, सबके सब गलत तरीके हैं। अगर आप इतना नहीं भी करते, केवल निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते। किसका यूज करते? मैं रोज अपनी लाइव क्लासेस में सिखाता हूं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट कर दो चीजों को, आपको सही आंसर मिल जाएगा। यहां से निगेटिव पकड़ा, सारे निगेटिव हटा दिए, एक ही पॉजिटिव बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट एन्यूमरेट्स यानी कि दैट प्रेजेंट्स नोबल नेचर्स, जो हमें नोबल नेचर्स दर्शाते हैं। नोबल नेचर्स यानी कि पॉजिटिव नेचर्स, है ना, बहुत ही अच्छे नेचर्स। तो भैया सेल्फलेसनेस का क्या मतलब है? सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ये नोबल नेचर्स है, आपको बताने भी है। इनसेंसिटिविटी, जब आप दूसरों को लेकर के सेंसिटिव नहीं हो, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ये असंवेदनशील हो गया तो ये तो गंदा नेचर हो गया। एंथुसियाज्म, आप पैशनेट हो, है ना, आप चीजों को लेकर के जोशीले रहते हो, तो अच्छी बात है। एग्रेशन, एग्रेशन तो बेटा अच्छा नहीं होता कि आप गुस्सा दिखा रहे हो, ग्रेट गलत है ये। अगला है बेटा मेटिकुलसनेस, मेटिकुलसनेस यानी कि क्या भैया, कि आप चीजों में मीन मेक निकालते हो, तो वो भी सही नहीं है। लास्ट बचा जुडिशियसनेस यानी कि न्याय संगतता। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 3 और 6। 1, 3, 6 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलो आ जाइए। द अर्थ विदाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ प्लेस फुल ऑफ डिस्पेयर एंड अनप्लेजेंटनेस। अगर इस संसार से ब्यूटीफुल थिंग्स हटा दी जाएं तो क्या बचेगा इस संसार में? डिस्पेयर, दुख दर्द बचेगा और अनप्लेजेंट चीजें बचेंगी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर इस चैप्टर ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, The ornate band created by human beings ushers hope in their lives. बताइए, जो ornate band उन्होंने बना रखा है human beings ने, ushers hope in their lives, वो उनको क्या देता है भैया? होप देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? सीधी सी बात है भैया, ये भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं पैसेज में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। 2021 में ये भी आ रखा है, रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक आया नहीं, ऑक्सीमोरन भी तो यूज हुआ है। माइटी का मतलब है जो महान लोग हैं, डेड का मतलब जो मर गए। माइटी एक कैसा वर्ड हो गया बेटा? पॉजिटिव वर्ड हो गया, और डेड एक नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहां पर अगल बगल जब नेगेटिव वर्ड रखे हो एक साथ, तो वहां पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीमोरन होता है। क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। सिंपल। आइए, क्वेश्चन क्या है आपके पास? ओ भाई साहब, बड़ा सा है। तो पिक द कोट, आपको एक कोट मैच करनी है। बेस्ट विद एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। यहां पर माइटी डेड की कुछ बड़ाई करने की बात चल रही है। देखते, इन द नाइट ऑफ डेथ होप सीज अ स्टार एंड लिसनिंग लव कैन हियर द नशल ऑफ अ विंग। चलो ठीक है। When a great man dies, जब एक महान आदमी मरता है, for years, कई सालों तक, the light he leaves behind him lies on the paths of men. यही तो होगा सही आंसर। जब एक महान आदमी अपने कर्तव्यों को छोड़ करके मर जाता है, कुछ ऐसा करके मर जाता है, तो हम उसे याद रखते हैं, उसके कर्तव्यों को याद रखते हैं, उससे दूसरों को प्रेरणा देते हैं और खुद भी प्रेरणा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो इसका सही मतलब निकलेगा, है ना। ग्रैंड्योर की बात कर रहे हैं भैया, और माइटी डेड की बात कर रहे हैं। उनकी जो कहानियां हैं उनसे हम क्या करते हैं? सीख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपसे यही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पिक द ऑप्शन दैट रेफर्स टू द एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक सजेस्ट। इसका क्या मतलब है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि क्या है वो चीजें जो एंडलेस है, मतलब जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, जो भी ब्यूटी की चीजें हैं, वो सही सारी की सारी कैसी चीजें? वो इमॉर्टल ड्रिंक की तरीके हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। देखते हैं, इंस्पिरेशनल डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, बिल्कुल सही बात है ये।
अच्छी चीजें। अगला, अ सीजलेस सीरीज ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स से कोई लेना देना नहीं है। एन इनफिनाइट सोर्स ऑफ वीकनेस, वीकनेस तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। एन एलिक्सिट ऑफ लाइफ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, ठीक है हो सकता है। एन इटर्नल सोर्स ऑफ डिलाइट, अच्छा। अ बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ लव, अच्छा अब मुझे भी इसमें यूज करना पड़ेगा क्या, बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ लव, ये भी हो गया। एक और 6 किसमें आ रहा है भैया, 1 और 6 भैया ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1, 4 और 5 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं भैया, क्या लपेटे में ले लिया इसने। 1, 4 ठीक है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। 5 भी एन इटर्नल सोर्स ऑफ डिलाइट, एक्सटर्नल इटर्नल, ठीक है। अ बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ लव, हाँ यार मैंने गलती की, देखो क्या गलती की मैंने भैया, हमने गलती ये की ऑप्शन नंबर 6 को हमने सही क्यों कर दिया। तुम लोग भी अगर देखोगे तो बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ लव की बात नहीं, अगर बाउंडलेस गिफ्ट ऑफ ब्यूटी होता, मैंने पता है क्यों गलती कर दी, मैंने इसको ब्यूटी समझा। अब इस समय रात का बज रहा है 2:37 और इस समय तुम्हारे लिए कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड, तो होता है ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल, ठीक है ना, एलिक्सिर ऑफ लाइफ ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल। एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स को बोला जा रहा है। एन इटर्नल सोर्स ऑफ डिलाइट, इटर्नल सोर्स ही तो है भैया, जो डिलाइट का सोर्स है ब्यूटी, वो इटर्नल ही है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो 1, 4 और 5 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अच्छा है मैंने आंसर लेकर के, वरना गलत बता देते चलो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ जाए भैया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक द ऑप्शन दैट पेयर्स द ट्रू स्टेटमेंट्स, ट्रू हो जो, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिस्ट। द बुशेस विद फ्रेग्रेंस फ्लावर्स लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट एंड ब्रिंग जॉय। जो फ्रेग्रेंट चीजें हैं वो आदमी को क्या करती हैं, खुश कर देती हैं, बिल्कुल कर देती हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल एंड एवरीबॉडी फेसेस इट नो मैटर हाउ, डेथ वाली बात सही है लेकिन ये चैप्टर में नहीं है, 2 नंबर गलत हो गया। इमॉर्टैलिटी इज अचीव्ड बाय मैन व्हेन ही ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ जॉय, ये हो सकता है, लेकिन लीजेंडरी हीरोज एंड देयर हीरोइक डीड्स इंस्पायर इंस्पिरेशन इन अस, भैया लीजेंडरी हीरोज जो होते हैं और उनकी जो कहानियां होती है हमारे अंदर इंस्पिरेशन बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो आपके पास 1 और 4 इसका सही ऑप्शन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, पिक द ऑप्शन दैट यूजेस द सेम लिटरेरी डिवाइस एज माइटी डेड। माइटी डेड में माइटी कैसा वर्ड है बेटा, पॉजिटिव वर्ड है, डेड कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो भैया यूज क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीमोरन यूज हो गया। ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, इधर देखते हैं भैया, स्लीपलेस नाइट्स, इसमें तो कोई यूज ही नहीं हो रहा भैया। ग्लेरिंग लाइट्स, दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। टाइम इज अ थीफ, यहां पर टाइम को थीफ बोला गया है, तो भैया सीधे सीधे मेटाफर का यूज हो रहा है। लेकिन आपको ढूंढना क्या था, आपको ढूंढना था ऑक्सीमोरन। डेफनिंग का मतलब है ऐसा शोर जो आपके कानों को एकदम फाड़ के रख दे, है ना। साइलेंस का मतलब हो गया शांति, तो साइलेंस हो गया पॉजिटिव वर्ड, डेफनिंग हो गया नेगेटिव वर्ड, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 में आया है ये। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस, सेम पोएटिक डिवाइस फिर से पूछा गया, यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट लाइन देख लो भैया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या बोला गया, जॉय बोला गया है। यहां पर मेटाफर का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, मेटाफर का। जब आप 2 चीजों की तुलना कर रहे हो, जॉय बोल रहे हो ना आप उसे सीधे सीधे, तो मेटाफर किसमें, आई एम एज आ गया भैया, जहां पर एज आ गया वहां पर तो सिमली चाची आ जाएंगी धीरे से, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, लाइफ को सीधे सीधे क्या बोल रहे हो, रोलर कोस्टर राइड बोल रहे हो, इसका मतलब 2 चीजों की तुलना करा रहे हो, 2 चीजों की क्या कर रहे हो, तुलना, क्योंकि लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं और रोलर कोस्टर में भी उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज द फ्रेज अ बोअर क्वाइट इंडिकेट। बोअर क्वाइट का क्या मतलब है, बोअर क्वाइट का मतलब मोरालिटी है, नहीं सुपीरियरिटी नहीं भैया, सीरीनिटी, कि भैया आपको अच्छा लगेगा, नाइस फील करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, बेनिफिट्स ऑफ थिंग ब्यूटी ऑफ, क्या बोल रहे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमंस इंक्लूड। अच्छा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फायदे होंगे अगर एक आदमी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा सुंदर चीज को देख करके। भैया उसको हेल्दी बॉडी मिलेगी, उसको काम माइंड मिलेगा, स्ट्रगल फ्री लाइफ मिलेगी, बेटर रिलेशनशिप्स मिलेंगे भैया, होप टू कैरी ऑन मिलेगी, ठीक है। चैप्टर में क्या बोला है, काम माइंड बोल रहा है, हेल्दी बॉडी बोल रहा है, स्ट्रगल फ्री लाइफ बोला नहीं है चैप्टर में, होप टू कैरी ऑन भी नहीं बोला है, तो आई थिंक 1, 2 और 4 होना चाहिए। 1, 2 और 4 कह दो, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 1, 3 और 4 है। चलो 1, 2 और 5 बेटर रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप की बात नहीं की है चैप्टर में, बात की है भैया होप टू कैरी ऑन, कि भैया वो आगे बढ़ता रहेगा। ये दोनों बातें भी सही हैं, लेकिन चैप्टर में बोली नहीं गई, आपकी पोएम में इसका यूज नहीं हुआ है, इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आई है, तो 1, 2 और 5, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एक वर्ड में करना है भैया। व्हेन द पोएट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ही मींस दैट, जब वो बोलता है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका क्या मतलब है, ही मींस दैट इट इज इटर्नल, ये कभी खत्म नहीं होगी, एवरलास्टिंग है, इट इज एवरलास्टिंग। अरे भैया तीनों की तीनों सिनोनिम्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट देखते हैं, वी आर सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस जॉय, ठीक है, दोनों बातें सही है भैया, बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको पोएम में मिल जाएंगे, यानी कि इन्फर कर लिए जा सकते हैं, यानी कि वहां से एक्सट्रैक्ट से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा
यहां पर आपको खत्म हो जाता है। आपने शायद 3-4 क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। एंड एट लास्ट भैया मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे। यहाँ पे आपका ये सेशन होता है एंड, और मैं आपसे क्या बताता हूं भैया, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करना बहुत जरूरी, अभी रुक जाना, चले मत जाना, कमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आई विल गेट टू नो कि हाँ तुम लोग समझ रहे हो चीजों को। एंड एट लास्ट भैया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं मन लगा के पढ़ाई करो, अपने कर्तव्यों को करते रहो, डर अपने आप चला जाएगा। भगवान में आस्था रखो, माता पिता की सेवा करो, उनका सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्षमा करो लोगों को, और क्षमा मांग भी लो अगर गलती है, ठीक है ना। चलिए यहां पर अब देख लेते हैं, आप लोग जो पूछा करते हो किस तरीके से आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तो भैया अड्डा 247 पर जाओ, है ना। अड्डा 247 पर जाओगे, आप देखोगे यहां पर, ठीक है, ऑल कोर्सेज के ऑप्शन पर जाओगे, आपको दिखाई देगा अड्डा कितनी सारी वैरायटीज में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है ना। आपके लिए जैब, कैब, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी, डिफेंस सभी में है बेटा। स्टेट एग्जाम्स में, गेट में है। आपको जाना है अंडर ग्रेड एग्जाम्स में, क्योंकि अभी K12 का लोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको लेना है सीयूईटी का। सीयूईटी के लिए जाओगे, महापैक क्यों बोलता हूं मैं, हालांकि एक और बैच है भैया श्रेष्ठा बैच, लेकिन महापैक का फायदा यह है कि आपको ज्यादा वैलिडिटी मिलती है, उसमें आपको बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं, और साथ ही साथ जो भी आने वाले बैचेस हैं उन सभी का आपको अपने आप एनरोलमेंट मिल जाएगा, यानी कि आप उसमें एनरोल कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। अगर आप साइंस के हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट या ह्यूमैनिटीज के हैं, अगर किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपको जाकर के बस यहां पर बाय नाउ पर क्लिक नहीं करना है सीधे, है ना। ऐसे बाय नाउ कर दोगे तो हो जाएगा 11,000। पहले बाय नाउ पर क्लिक करो, उसके बाद यहां पर S743 कोड लगाओ। क्या लगाओ, S743। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो अमाउंट है वो घट गया है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घटे हुए अमाउंट पर यानी कि डिस्काउंट का फायदा उठा सकते थे। इसीलिए यूज दिस S743, ठीक है ना। कोई समस्या परेशानी नहीं है। अगर क्या यूज करोगे, S743 यूज करोगे, तभी आपको ये 11,000 जो दिख रहा है वो सीधे 9,129 का हो जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा भैया, कमेंट करके जाना, प्लीज लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि एक सेशन में मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है इस चैप्टर का। और कोई समस्या परेशानी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोर्स परचेस करने में कोई समस्या है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और एट लास्ट भैया मेहनत करो और दुर्राटे काट दो। जय हिंद। आदित्य भैया आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में।